कहानी मृदंग। भैया, आप पानी में कितने अच्छे से पत्थर मारते हो, देखकर ही मजा आ जाता है। रामदीन ने कल्लू भैया से कहा। कल्लू भैया ने रामदीन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, क्यों रामदीन, तुम सही बोलते हो या हमें ऐसे ही चढ़ाए रहते हो? रामदीन, आपकी कसम कल्लू भैया, 100 आने सच। जो शांत, निश्चल और गंभीर है, उसे आप ही तो अस्थिर कर सकते हैं। कल्लू भैया, मतलब? रामदीन, कल्लू भैया, मैं इतने बड़े तालाब के शांत, निश्चल और गंभीर पानी की बात कर रहा हूं, जिसे आपने छोटे से प्रयास से अस्थिर कर दिया। कल्लू भैया ने फिर से छोटा सा पत्थर उठाया और अब की बार और जोर लगाकर पानी में फेंक दिया। रामदीन ताली बजाते हुए, वाह क्या बात है! कल्लू भैया गर्वित होकर पुनः किसी शानदार जवाब की प्रतीक्षा में बोले, क्यों, इस बार मैंने क्या कर दिया? रामदीन, कल्लू भैया, जिस तरह आपने इतने पत्थरों में से एक पत्थर को चुना, उसे तिरछी नजरों से देखा, उसी से आपकी पारखी नजर का अंदाजा हो गया। कल्लू भैया उत्सुकता पूर्वक बोले, अच्छा? रामदीन, हाँ भैया, उसके बाद जब आपने उसे अपने हाथों में उठाया। कल्लू भैया, अरे रामदीन, तुम भी बात का बतंगड़ बनाते हो। हमारे पत्थर उठाने से क्या हो गया? रामदीन, कल्लू भैया, यही तो आपकी महानता है कि आप इतने महान कार्य करके भी कह रहे हैं कि आपने क्या कर दिया। रामदीन ने कल्लू भैया के गर्वित भावों को पढ़ा और अपनी बात जारी रखी। जब महान लोग महान कार्य करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे क्या कर गुजरे। कल्लू भैया, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? रामदीन, भैया, जैसे ही आपने इन पत्थरों में से उस पत्थर को चुना, वहीं से उसकी किस्मत दूसरे पत्थरों से अलग हो गई। उसके बाद जैसे ही उस पत्थर को आपने अपने इन हाथों से छुआ, उस पत्थर को आपके हाथों का सहारा मिल गया। जैसे ही उस पत्थर को आपने ऊपर उठाया, वह बाकी पत्थरों से कितना ऊपर उठ गया। इतना करके भी आप कहते हैं कि आपने क्या किया? कल्लू भैया हमेशा की तरह खुद पर गर्व कर रहे थे। आखिर अनजाने में ही सही, पर एक जमीन पर पड़े पत्थर को उन्होंने दूसरे पत्थरों से कितना ऊंचा उठा दिया था। वहीं तालाब किनारे रामदीन और कल्लू भैया के अन्य साथी उनकी बातें सुन रहे थे। उनमें से एक बोला, हाँ, लेकिन फिर भी हुआ क्या? आखिर अंत में तो जैसे ही उस पत्थर को कल्लू भैया ने पानी में फेंका, वह डूब गया। इससे भला तो वह तब था जब वह जमीन पर पड़ा था, कम से कम डूबता तो नहीं। रामदीन, तुम भी बेवकूफी वाली बात करते हो। अब जिस पत्थर को कल्लू भैया ने छोड़ दिया हो, वह तो डूब ही जाएगा ना। रामदीन के इतना कहने की देर थी कि सभी उपस्थित साथियों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। कल्लू भैया इतना फूल चुके थे कि उन्हें यह समझ में भी नहीं आया कि यह पूरी कहानी किसी प्रचलित कहानी का एक हिस्सा थी, जिसे उस परिस्थिति में उतार दिया गया था। एक बार पुनः कल्लू भैया ने दूसरा पत्थर उठाया, लेकिन इस बार उसे वास्तव में तिरछी नजर से देखा, फिर परखा। इस बार वे उस पत्थर को पहली बार से अधिक ऊंचाई तक ले गए। कुछ देर उसे वहीं ऊपर रखे हुए अपने साथियों की ओर देखा और फिर अनोखे अंदाज से तालाब में फेंक दिया। सच में किसी चमत्कार की तरह वह पत्थर तालाब में डूब गया। सभी उपस्थितों ने पुनः तालियों से तालाब का तट गुंजा दिया। कल्लू भैया उठे। उनके उठते ही उनके सभी साथी भी उठ खड़े हुए। रामदीन ने चर्चा आगे बढ़ाई।
भैया हमारे साथी गण एक परिवार की तरह हैं। कल्लू भैया, हाँ वो तो हैं। रामदीन, लेकिन हमारे परिवार के कुछ सदस्य आपके साथ ना चलकर आजकल अन्नू भैया के साथ रहते हैं। कल्लू भैया अपने भोले अंदाज में बोले, ठीक है, उन्हें उसी के साथ रहने दो, उससे हमें क्या। रामदीन, लेकिन भैया सुना है जब से अन्नू भैया को मृदंग मिला है तब से वे उसी मृदंग को सुनते रहते हैं। कल्लू भैया, कौन, अन्नू भैया? रामदीन, नहीं भैया, उनके साथ रहने वाले सभी लोग अन्नू भैया के मृदंग को सुनते रहते हैं। कल्लू भैया, अच्छा ऐसा है क्या? रामदीन, हाँ भैया, और तो और लोग ये भी कहने लगे हैं कि जो भी उनके साथ रहता है उसे उस मृदंग के लाभ भी मिलने लगे हैं। कल्लू भैया, क्या मृदंग के कोई लाभ भी हो सकते हैं? रामदीन, सुना है कि मृदंग के साथ बजने वाले सहायक वाद्य यंत्रों को भी लोग सुनना प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए लोग सहायक वाद्य यंत्रों को पाने के लिए मृदंग धारक के पास रहना पसंद करते हैं। कल्लू भैया निष्कर्ष की ओर पहुंचते हुए, यानी इसमें भी लोगों का स्वार्थ है। रामदीन, अब क्या बताएं कल्लू भैया, दुनिया ही स्वार्थ की है। वो तो हम लोग हैं जो आपके साथ निस्वार्थ घूमते रहते हैं। बातें करते करते कल्लू भैया के साथ रामदीन और अन्य साथी गांव के विशाल बरगद के पेड़ के नीचे चाय के ठेले पर पहुंच चुके थे। चाय के ठेले के सामने बरगद की छांव में लकड़ी की टेबल और बेंचें रखी हुई थी। सभी लोग बेंचों में बैठ गए। प्राकृतिक ठंडी हवा खाते हुए कल्लू भैया मृदंग के विचारों में खोए हुए थे। रामदीन, भैया सबके लिए चाय बोल दें क्या? कल्लू भैया, हाँ हाँ बोल दो। रामदीन ने ठेले के उस पार खड़े चाय वाले को चाय के लिए इशारा किया और सभी चाय का इंतजार करने लगे। कल्लू भैया अभी भी मृदंग के विचारों में खोए हुए थे। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखें बंद हो गईं। हाथ टेबल पर थे, फड़क उठे। आवाज हुई तो सभी कल्लू भैया की ओर देखने लगे। रामदीन तो पहले से ही कल्लू भैया की ओर देख रहा था। टेबल पर हाथ थिरकते हुए कुछ क्षण बीत चुके थे। कल्लू भैया को ये अंदाजा ही नहीं था कि सभी उनके उस विलक्षण गुण, जिसे वे स्वयं भी नहीं जानते थे, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। टेबल बजाते बजाते उन्होंने अनायास ही आंखें खोल दी, लेकिन बजाना जारी रखा। सभी उत्सुकता से उस टेबल के वादन का आनंद लेते नजर आए। कुछ देर टेबल बजाने के बाद कल्लू भैया ने टेबल बजानी बंद कर दी। रामदीन, क्या हुआ भैया? कल्लू भैया, चाय आ गई है, सभी चाय ले लो। रामदीन और उनके साथी जो कल्लू भैया के टेबल वादन में खो चुके थे, चाय का नाम सुनते ही सुध में आ गए। सभी ने तालियों से उस मैदान जिसमें बरगद का पेड़ और चाय की दुकान थी उसे गुंजायमान कर दिया। कल्लू भैया जरा संकोच के साथ बोले, बस यूं ही बजा दिया, पर यकीन मानो आज पहली बार बजाई है। रामदीन, क्या सच में भैया? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, तुम्हारी सौगंध। रामदीन, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये टेबल आपके लिए ही बनी है। कल्लू भैया, हाँ तो क्या हुआ, टेबल ही तो है। टेबल तो कई लोग बजाते रहते हैं, कहीं किसी की तारीफ में तो किसी के भाषण के खत्म होने पर, अरे कहीं कहीं तो मृदंग वादन पूरा होने पर भी टेबलें बज उठती हैं। रामदीन, हाँ वो तो है, लेकिन टेबल को मृदंग के सहायक वाद्य यंत्रों में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते। कल्लू भैया को रामदीन के इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी।
उन्हें पहली बार बुरा लगा। कल्लू भैया, तो क्या मृदंग को लोग इतना अधिक सुनते नहीं हैं, या केवल मृदंग को ही सुनते हैं? रामदीन, हाँ भैया, मृदंग को लोग इतना अधिक ही सुनते हैं। कल्लू भैया, और उसके सहायक वाद्य यंत्रों को भी? रामदीन, हाँ भैया। कल्लू भैया, तो टेबल बजाने वाले को भी सुनते होंगे? रामदीन, नहीं भैया, अक्सर टेबल तो उन्हें सुनने वाले भी बजा देते हैं। कल्लू भैया के चेहरे पर उदासी छा गई। रामदीन, लेकिन कल्लू भैया, आपके जैसे टेबल कोई नहीं बजा सकता है। कल्लू भैया फिर असमंजस में पड़ गए। कल्लू भैया, मैं समझा नहीं रामदीन, अभी तो तुम कह रहे थे कि टेबल कोई भी बजा लेता है। रामदीन, हाँ भैया, बजा तो सभी लेते हैं, लेकिन आपके जैसे टेबल कोई नहीं बजा सकता। कल्लू भैया, लेकिन क्या फायदा, टेबल बजाने वाले को तो कोई सुनता ही नहीं। रामदीन, लेकिन भैया, मैं जो देख रहा हूँ वो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। कल्लू भैया आश्चर्य से, लेकिन क्या? रामदीन, यही कि आप टेबल को टेबल जैसा बेसुरा नहीं बजा रहे थे। कल्लू भैया, तो कैसे बजा रहा था? रामदीन, आपकी तरह तो अन्नू भैया भी मृदंग नहीं बजा सकते। कल्लू भैया, क्या सच? अरे तुम फालतू बात करते हो। रामदीन, हाँ भैया। कल्लू भैया, क्या हाँ, ये तुम फालतू बात करते हो? रामदीन, नहीं भैया, हमने हाँ बोला इस बात पर कि आपकी तरह तो अन्नू भैया भी मृदंग नहीं बजा सकते। कल्लू भैया, क्या तुमने उसको सुना है? रामदीन, हाँ भैया, सुना है। चलिए अन्नू भैया के पास चलते हैं, आप खुद ही सुन लीजिएगा। सभी चाय खत्म कर चुके थे। वे कल्लू भैया और रामदीन के साथ चल दिए। बड़े से हॉल में सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे कल्लू भैया मृदंग लिए बैठे थे। दोनों ओर सहायक वाद्य यंत्रों पर अभी कोई नहीं था। अन्नू भैया ने चारों ओर देखा। हॉल के बाहर पुलिस फोर्स लगी हुई थी। सभी आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही थी। अन्नू भैया और उनके साथी जब हॉल के में आए थे तब उनका भरपूर स्वागत किया गया था। रामदीन ने सच ही कहा था। अन्नू भैया के साथ साथ उनके सहायकों का भी उसी तरह से स्वागत किया गया था। अन्नू भैया ने एक एक करके अपने साथियों को उन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए बुला लिया। मुख्य वाद्य यंत्र मृदंग को अन्य वाद्य यंत्रों का साथ मिल चुका था। मृदंग बजना प्रारंभ हो गया। सभी ध्यानपूर्वक मृदंग को सुनते रहे। उसके साथ अन्य सहायक वाद्य यंत्रों को भी सुना गया। हालांकि कल्लू भैया समझ रहे थे कि लोग सहायक वाद्य यंत्रों को इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मुख्य वाद्य यंत्र मृदंग उनके साथ है। न केवल मृदंग के पूरा होने पर बल्कि अन्य सहायक वाद्य यंत्रों के पूरा होने पर भी वाहवाही हुई। निश्चित था कि लोगों ने मृदंग के साथ साथ उनको भी सुना था। सभी टेबलें बज उठी। कल्लू भैया ने भी उसी अंदाज में टेबल बजाई जिसकी वह प्रशंसा सुनकर अभी अभी आए थे। लेकिन उनकी टेबल बजाने की इस कला पर लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिवाय रामदीन के, जो केवल और केवल कल्लू भैया को ही देख रहा था। पूरा हॉल खाली हो गया था। बजाने वाले और सुनने वाले सभी जा चुके थे। बचे थे तो कल्लू भैया, रामदीन और उनके साथी। रामदीन ने गौर किया कि मृदंग भवन में प्रवेश करने के समय जितने साथी आए थे वे संख्या में कुछ कम हो गए हैं। लेकिन कल्लू भैया को ठेस ना पहुंचे इसलिए उसने इसे अनदेखा ही रहने दिया। कल्लू भैया अभी भी खाली रखे हुए मृदंग को ही देख रहे थे, जबकि रामदीन और उनके बचे हुए साथी सहायक वाद्य यंत्रों की ओर। उनको देखकर ऐसा लगता था
जैसे वो स्वप्न में देख रहे हों कि कल्लू भैया वाद्य यंत्र की जगह और वो और उनके सभी साथी सहायक वाद्य यंत्रों के पास बैठे हुए हैं। कुछ ही देर बाद उस भवन के चौकीदार उन्हें आकर देखने लगे, जैसे कि वे उनके वहां से जाने का इंतजार कर रहे हों। कल्लू भैया ने आगे आगे और रामदीन सहित उनके साथी पीछे पीछे वहां से चल दिए। रामदीन: कल्लू भैया, देखा आपने? कल्लू भैया: क्या? रामदीन: सभी लोग मृदंग को सुन रहे थे। कल्लू भैया: हाँ, सुन तो रहे थे। रामदीन: उसके सहायक वाद्य यंत्रों को भी सुन रहे थे। कल्लू भैया: हाँ, सुन तो रहे थे। रामदीन: लेकिन आपकी टेबल को किसी ने नहीं सुना। कल्लू भैया इस बार कुछ नहीं बोले। रामदीन: जबकि जैसी आप टेबल बजा रहे थे, आपके हाथों में मृदंग होता तो आप अन्नू भैया से ज्यादा अच्छा बजा लेते। कल्लू भैया कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, क्या सच में मैं अन्नू से ज्यादा अच्छा मृदंग बजा सकता हूँ? रामदीन: हाँ हाँ अन्नू भैया क्या बजाएंगे, जैसे आप बजाएंगे। रामदीन ने अपने साथियों की ओर देखा। उन सभी की आंखों में सहायक वाद्य यंत्रों की चाह नजर आई। वे सभी बोल पड़े, हाँ हाँ बिल्कुल, आपके हाथों में यदि मृदंग होगा तो आप अन्नू भैया से ज्यादा अच्छा बजा लेंगे। कल्लू भैया की आंखों में चमक आ चुकी थी। कल्लू भैया: तो क्या मृदंग मुझे मिल सकता है? रामदीन: मुश्किल है, लेकिन असंभव भी नहीं। कल्लू भैया को ये जवाब भी अनापेक्षित लगा। उन्हें तो साधारण से हाँ या क्यों नहीं की उम्मीद थी। कल्लू भैया: मुश्किल क्यों? रामदीन: उन्होंने बहुत से सहायक यंत्रों का वितरण किया है, जिससे उन सभी लोगों के संपर्क में आने वाले लोगों ने उन्हें मृदंग वादक के रूप में स्वीकार किया है। कल्लू भैया: लेकिन तुम तो कहते थे कि मैं भी अच्छा मृदंग बजा सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे टेबल बजाते देखा था। रामदीन: हाँ कल्लू भैया, वो तो है। कल्लू भैया: तुम लोगों को सहायक वाद्य यंत्रों पर बैठने की इच्छा नहीं है क्या? रामदीन खुशामद के भाव के साथ बोला, जी भैया, आपकी कृपा हो जाएगी तो बजाने के लिए बैठ जाएंगे। कल्लू भैया: तो ठीक है, तुम सभी लोग प्रयास में लग जाओ, हमें कैसे भी मृदंग चाहिए। रामदीन के बगल में खड़ा अन्य साथी बोला, भैया जब उनका बजाने का समय पूरा हो जाए, मेरा मतलब है कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाए, तब तक के लिए रुके क्या? कल्लू भैया: जिन्होंने अन्नू भैया को मृदंग पर बैठे और अन्य सहायकों को सहायक वाद्य यंत्रों पर संगत देते कुछ ही समय पहले देखा था, को अब अधिक समय रुकने का सब्र नहीं था। उन्होंने अपने सबसे खास रामदीन की ओर देखा। रामदीन: हाँ भैया, हम कल से ही प्रयास में लग जाएंगे। अरे कल से क्यों, आज से ही प्रयास में लग जाएंगे। लेकिन कल्लू भैया: लेकिन क्या? रामदीन: मृदंग और सहायक वाद्य यंत्रों पर कब्जा करने के लिए जुगत लगानी होगी, उसके लिए कुछ धन भी लगेगा। कल्लू भैया ने जेब से निकालकर रुपयों की गड्डी रामदीन की ओर कर दी। धन से ज्यादा सहायक वाद्य यंत्रों को दिमाग में रखोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे, कल्लू भैया ने रामदीन को रुपए देते हुए कहा। रामदीन: कल्लू भैया, काम हो गया समझो। कल्लू भैया अकेले बैठे तालाब पर एक एक करके पत्थर फेंक रहे थे। रामदीन अन्य साथियों को कुछ दूर छोड़कर कल्लू भैया के पास पहुंचा। लंबी वार्तालाप के बाद आखिर कल्लू भैया ने रामदीन को गले से लगा लिया। अन्य सभी साथी दूर खड़े होकर केवल नजारा देख रहे थे। इस घटना के घटित होने के कुछ दिनों के बाद मृदंग भवन में नजारा बदल चुका था। मृदंग पर कल्लू भैया बैठे थे, मुख्य सहायक यंत्र पर रामदीन, लेकिन अन्य सहायक यंत्रों पर वे ही लोग यथावत थे
जो अन्नू भैया के मृदंग पर बैठने के समय थे। कल्लू भैया और रामदीन के अन्य साथी अन्नू भैया और उनके मुख्य साथी के साथ सामने बैठे टेबल बजाने का इंतजार कर रहे थे। खेल हो चुका था। इस बार संगीत चालू हुआ, लेकिन सहायक वाद्ययंत्रों के बजने से। मुख्य वाद्ययंत्र पर बैठे कल्लू भैया अपने उसी अद्भुत टेबल बजाने के अनुभव को याद करके मृदंग बजाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हाथों में न टेबल थी और न वो अद्भुत गुण। रामदीन बार बार कल्लू भैया की ओर देख रहा था और कल्लू भैया स्टेज से नीचे रखी टेबलों की ओर। शायद गलती कल्लू भैया की नहीं थी, क्योंकि वह तो मृदंग वादन के लिए भरपूर प्रयास कर रहे थे। हाँ, गलती थी शायद मृदंग की, जो टेबल की तरह नहीं, जिसमें कल्लू भैया पारंगत थे। अभी भी लोग सामने बैठे सम्मान में टेबल बजाने की प्रतीक्षा कर रहे थे।